गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं दीपक आप सभी का अपनी कृषि काशी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। जो भी स्टूडेंट केन सुपरवाइजर हो या आपका टीजीटी पीजीटी हो, उसकी तैयारी कर रहा हो स्टूडेंट, उस स्टूडेंट के लिए ये जो है लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो आप कृषि काशी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और वहाँ विजिट कर लें और कोर्स में इनरोल करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। जो आज मेरा टॉपिक है वो चट्टाने एवं उसका अक्षय है, रॉक्स एंड वेदरिंग। आप देख सकते हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देरी नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। आप देखिए रॉक्स, चट्टाने क्या होती हैं। हम जो लोग देखेंगे, जो रॉक्स होते हैं विभिन्न खनिजों का प्राकृतिक मिश्रण होते हैं। जो जनरली जो चट्टान होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। रॉक्स तीन टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, इसको देख सकते हैं आप। अब मैं एक एक करके रॉक्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप इसको देखें। जो पहला रॉक्स है इग्निशियस रॉक, अग्नेय चट्टाने उसको बोलते हैं। उसका निर्माण होता है मैग्मा लावा के ठंडा होकर जमने से बनता है। जैसे एग्जाम्पल उसका ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, बेसाल्ट और कैब्रो, ये तीन बहुत ज़्यादा एग्जाम में, डायराइट भी एग्जाम में पूछता है। एक होता है सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान जिसको बोलते हैं, टूटे हुए पदार्थों के जमाव एवं जो है कंसोलिडेशन से बनता है, जैसे लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन और सेल। मेटामॉर्फिक चट्टाने तीसरा है, जिसे कायांतरित चट्टाने कहते हैं। हीट और प्रेशर से जो है इससे पुरानी चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है, उसी को बोलते हैं, जैसे मार्बल हो गया, जीनेसिस हो गया, क्वार्टाइज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, और स्लेट। अब हम लोग एक एक करके उसके डिटेल से पढ़ेंगे। अब इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसको अब डिटेल से पढ़ेंगे। आगे चलते हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है इग्निशियस रॉक, अग्नेय चट्टान। तो आपको मैं बता दूं कि जो अग्नेय चट्टान है ये मैग्मा और लावा से बनता है, इसको आपको याद रखना है। मैग्मा और लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं, मतलब जमने से बनते हैं, उसको सॉलिड रूप में हो जाते हैं। उसी से ये इग्निशियस रॉक्स बनते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा कि मैग्मा एंड लावा से या वैल्केनिक रॉक्स क्या है, आपको सब बताएंगे। जो आपको इग्निशियस रॉक्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं और एक वैल्केनिक रॉक्स होते हैं, आप नीचे अभी देखेंगे। जो प्लूटोनिक रॉक्स है वो कैसे बनते हैं आपको मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। क्या होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी बाहर ना निकल के अंदर ही क्या होता है, पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से ये जो बनता है, जो जो बाहर, जैसे क्या होता है कोई ज्वालामुखी आए, अगर वो बाहर निकल जाए, जो बाहर उसका मटेरियल निकल जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। जब वो अंदर ही जो रह जाता है मटेरियल, उसको हम लोग क्या मैग्मा बोलते हैं। तो जो मैग्मा है वो धीरे धीरे, कूलिंग बहुत स्लो होता है उसमें, धीरे धीरे कूलिंग करके ठंडा होकर वो क्या क्या है आपका रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी को हम लोग प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं। जो मैग्मा के ठंडा, धीरे धीरे ठंडा होने से बना हुआ जो एक क्रिस्टल होता है, एक चट्टान होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा होगा, ये बाहर नहीं निकला, अंदर ही ये क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा हो गया आपका जो है मैग्मा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्केनिक रॉक्स बोलते हैं, या प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। आप इसको देख सकते हैं। इसका जो आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और एग्जाम्पल में क्या है, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो इसके एग्जाम्पल है। ये तीन मेन एग्जाम्पल है, इसको देख सकते हैं आप। यहाँ भी आप देख सकते हैं ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो, ये तीनों एग्जाम में, यही तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या है, आपके इग्निशियस रॉक्स के अंदर आते हैं, लेकिन उसके भी अंदर दो टाइप्स है। ये है प्लूटोनिक रॉक्स। आगे चलते हम लोग देखते हैं वोल्केनिक रॉक्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम पीसीएस वगैरह में भी और यूपीएससी में भी आते हैं इससे क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। वोल्केनिक रॉक्स क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह पर जब लावा के तेजी से ठंडा होने
से बनता है। क्या होता है कि जब आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वोल्केनो जो विस्फोट होता है, तो वो जब बाहर निकलता है तो ऐसे बह के ऐसे-ऐसे करके चारों तरफ बह जाता है। और वो ठंडा होकर, जब वो ठंडा होकर एक इस चट्टान का रूप लेता है, तो उसी को हम लोग क्या वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं, जो बाहर निकल जाते हैं, वो लावा से बनते हैं। जो प्लूटोनिक रॉक्स होता है, वो मैग्मा से बनता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कूलिंग जो है रैपिड होती है, छोटे-छोटे क्रिस्टल इसमें बनते हैं, ग्लासी स्ट्रक्चर होते हैं, आप देख सकते हैं इसको। तो इसका एग्जांपल है बेसाल्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बेसाल्ट, यही एग्जाम में आपका आता है, आप इसको याद रखें, बेसाल्ट को याद रखें, अगर आपके एग्जाम में बनेगा तो बेसाल्ट ही क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको याद रखें। बेसाल्ट जो है डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप मतलब मान लो कि ये इंडिया है, ऐसे करके ऐसा देख बता दे रहे हैं आपको। जो ये वाला एरिया है ये डेक्कन ट्रैप है, इधर इधर ये चट्टानें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, वोल्केनिक रॉक्स। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो दूसरा हमारा टाइप है चट्टान का, वो है सेडिमेंट्री चट्टान। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेडिमेंट्री चट्टान जो है, जो पुरानी चट्टानों के वेदरिंग प्रोडक्ट्स से बनते हैं, जैसे बहुत सारे चट्टान हमारा ऊपर प्लूटोनिक चट्टान है, रॉक्स है, और वोल्केनिक रॉक्स है, वो सब बहुत पुराने चट्टान है। तो क्या होता है कि उसमें वेदरिंग होता है, वेदरिंग होता है जिसे चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। किससे टूटेगा वो? वाटर से, या ग्लेशियर से, या विंड से, या ग्रेविटी के द्वारा, जो टूट के ट्रांसपोर्ट मटेरियल के रूप में डिपॉजिट हो जाता है एक जगह, या तो कंसोलिडेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और तो आप देख सकते हैं जैसे क्या है कि ये विंड से कोई मिट्टी उड़ के आ गई, इधर सपोज करिए वाटर से आ गई, और ग्लेशियर के टूटने उटने से आ गई, और यहाँ डिपॉजिट हो गई और कंसोलिडेटेड हो गई, मतलब कठोर हो गई। ठीक है, कंपैक्टनेस प्लस सीमेंटेशन हो गया उसका, मतलब एकदम ही आपका क्या बोलते हैं, कठोर हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल, आप देख सकते हैं लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, सेल, और यही यही चारों एग्जाम में आते हैं। ये वाला आता नहीं तो आप इसको याद ना रखें, स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाली चट्टानों में लगभग 4/5% सेडिमेंट्री रॉक्स से कवर्ड है, लेकिन जो टोटल बल्क में इसको हिस्सा है टोटल पृथ्वी पे, तो 5% है, इसको आप याद रखें। अब हम लोग रॉक्स जो साइकिल देखते हैं क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या है, इससे पहले लास्ट वाला मेटामॉर्फिक चट्टान भी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ऊपर चल के देख लेंगे। मेटामॉर्फिक चट्टान क्या होता है? कायांतरित चट्टानें हिंदी में बोलते हैं उसको। इसको बोलते हैं कि जो इग्निशियस अपना जो है रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पर अत्यधिक हीट और प्रेशर के कारण जो टेक्सचर और मिनरल के कंपोजिशन में परिवर्तन होते हैं, उसके टूट फूट से जो बनते हैं, उस चट्टान को हम लोग मेटामॉर्फिक कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, आप देख सकते हैं इसके जो एग्जांपल है, ग्रेनाइट से जिनेसिस बनता है, जैसे ग्रेनाइट है एग्जांपल है आपका इग्निशियस रॉक्स का, उससे क्या बनता है, जिनेसिस बन जाता है। कैसे बनता है? हीट और प्रेशर के माध्यम से। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में उसके टेक्सचर और मिनरल कंपोजिशन में जो है परिवर्तन होकर जो सॉइल मतलब कि चट्टान बनती है, उसको बोलते हैं। क्वार्ट्ज और सैंडस्टोन से मिलकर क्वार्टाइज बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्टार लगा हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं। सेल से स्लेट बनता है, ये भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या है कि जब इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, जब उसमें हीट और प्रेशर पड़ता है, जब दोनों चट्टानों में हीट और प्रेशर पड़ता है, तब वो मेटामॉर्फिक चेंज होकर मेटामॉर्फिक चट्टान में रॉक्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको क्या-क्या याद रखिए, मेटामॉर्फिक में हीट और प्रेशर, और आपको इसमें सेडिमेंट्री में आपको याद रखनी है कि वेदरिंग के द्वारा जो विंड, ग्लेशियर और ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर जो डिपोजिशन होता है, जो कंसोलिडेशन होता है, जो जम जाता है, जो सीमेंट जैसे हो जाते हैं, ठीक है, कठोर हो जाते हैं, उससे बनते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसके साइकिल पे, जो चट्टान के साइकिल है, फॉर्मेशन का साइकिल है, कैसे होता है। मान लीजिए मैग्मा है, मैग्मा लावा भी कह सकते हैं। मैग्मा जो होता है, और लावा से आप प्लूटोनिक और वोल्केनिक रॉक्स मैंने ऊपर समझा ही दिया है। मान लीजिए मैग्मा है, मैग्मा क्या है कि कूलिंग और उसका सॉलिडिफिकेशन होगा तो इग्निशियस रॉक्स बनेगा मैग्मा का। ऊपर मैंने पढ़ाया था, बताया था। तो इग्निशियस रॉक्स बना। अब क्या हुआ, उसमें वेदरिंग हुई, डिपोजिशन हुआ, सीमेंटेशन हुआ, तो वो बन गया सेडिमेंट्री रॉक। अब ये दोनों जो रॉक्स हैं,
दोनों रॉक्स पे क्या हुआ, हीट और प्रेशर पड़ा, अब केमिकल प्रोसेस हुआ उसमें, तो क्या हुआ, वो मेटामॉर्फिक रॉक में, चट्टान में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो साइकिल है चलती रहती है, और इधर से ये मिल्टिंग वगैरह होके बनती जाती हैं। तो यही चट्टान का एक रूप है, आप देख सकते हैं, ये साइकिल है, आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस रॉक्स मिनरल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण रॉक्स मिनरल हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला है क्वार्ट्ज। इसका जो फार्मूला SiO2 है, सैंडी फ्रैक्शन का प्रमुख जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। ग्रेनाइट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और एसिड रॉक में फ्री सिलिका से अधिक होता है। क्वार्ट्ज सबसे अधिक वेदरिंग रेजिस्टेंट मटेरियल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है वेदरिंग रेजिस्टेंस कौन सा क्वार्ट्ज है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वेदरिंग रेजिस्टेंट मतलब क्या है, कि अगर उसका वेदरिंग नहीं होगा, मतलब उसका मिट्टी का कटाव, मिट्टी कटाव छोड़िए, और जो चट्टान का कटाव है, वेदर नहीं होगा, टूटे हुआ फूटेगा जल्दी नहीं, ठीक है, उसी को बोलते हैं वेदरिंग रेजिस्टेंट मिनरल्स। एक है, एक फेल्डस्पार है, ये जो अर्थ क्रस्ट में लगभग 48% पाया जाता है। एग्जाम में बहुत पूछा था, यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो अर्थ क्रस्ट में फेल्डस्पार का मात्रा कितना होता है, सबसे अधिक किसका होता है, तो फेल्डस्पार का होता है। फिर क्वार्ट्ज का होता है, क्वार्ट्ज का कितना होता है, आपका 36% होता है। फिर माइका का 10%। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आप इसको देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फेल्डस्पार लगभग 3 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, आर्थोक्लेस और एल्बिटाबाइट और एंथ्रो, ठीक है, एंथ्राटाइट, आप देख सकते हैं। लाइम फेल्डस्पार इसको बोलते हैं, इसको सोडा फेल्डस्पार, इसको पोटास फेल्डस्पार बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए, और जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसको बता दूंगा। तीसरा है माइका। माइका जो है 3 प्रकार के, मास मास्कोवाइट और एक बायोटाइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। जो मास्कोवाइट जो ग्रेटर देन बायोटाइट है, वेदरिंग के प्रति रेजिस्टेंस, सब इस जो बायोटाइट से भी रेजिस्टेंट कौन है, मास्कोवाइट, ये भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, पौधे के पोषक तत्वों का जो खनिज स्रोत है, कहाँ से वो मिलता है। तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं कि पूछेगा अगर नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, तो ऑर्गेनिक मैटर से हम लोग को नाइट्रोजन मिलती है। ये मिनरल सोर्स, प्रमुख मिनरल सोर्स है, हम लोग को ऑर्गेनिक मैटर से हम लोग को नाइट्रोजन मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। अब पूछता है फास्फोरस कहाँ से मिलता है, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो फास्फोरस का जो आपको याद रखना पड़ेगा, एपेटाइट, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछता है, एपेटाइट। तो इसको भी आप याद रखें, ऑर्गेनिक मैटर से भी मिलता है, लेकिन जो मेन उसका प्रमुख मिनरल सोर्स है, एपेटाइट है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो पोटेशियम है, इसका जो है बायोटाइट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। एग्जाम में आप देख सकते हैं, जिसको मैं गोला मार दूं उसी को आप याद रखिएगा। मिलता तो इनसे सबसे है, लेकिन एग्जाम में ये बायोटाइट बहुत पूछता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका डोलोमाइट से, आप इसको याद रखें, डोलोमाइट से, या मैग्नीशियम के लिए ओलिविन भी याद रख सकते हैं आप, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया हुआ है, वो आया है बोरान का। बोरान का एक ही है, टर्मोलाइन। टर्मोलाइन से ही जो ये प्राप्त होता है, टर्मोलाइन जो है आपका प्रमुख इसका मिनरल सोर्स है, आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है टर्मोलाइन, और मोलिब्डेनम भी इंपॉर्टेंट है, ओलिविन, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में बहुत दोनों पूछे जाते हैं, आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हम लोग देखते हैं कापर। कापर आपको देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है इसका हॉर्नब्लेड, और आपको बायोटाइट याद रखना है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जिंक। जिंक के लिए भी आप देख सकते हैं क्या है, स्फेलेराइट है, और आपका ओलिविन है, हॉर्न ब्लेड भी है, आप देख सकते हैं। क्लोरीन, एपेटाइट, और जो सेकंड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मैग्नीज, पायरुलोसाइट। पायरुलोसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप देख सकते हैं बोरान और मैग्नीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब मोलिब्डेनम भी आप याद रख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 3 इंपॉर्टेंट है, एक मैग्नीज सबसे ज़्यादा, फिर बोरान, फिर मोलिब्डेनम, ये तीनों एग्जाम में आते हैं। आप अगर PYQ सॉल्व करेंगे कभी भी TGT PGT वगैरह का, तो आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे चलते हम लोग देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक खनिज क्या है। प्राथमिक खनिज हम लोग देखते हैं, और सेकेंडरी खनिज में डिफरेंट टाइप में हम लोग याद कर लेंगे इसको। मूल चट्टानों से सीधे प्राप्त होते हैं, रिलेटिवली ये क्या होते हैं, अनलेटर्ड मिनरल होते हैं। मुख्यतः कोर्स सॉइल फ्रैक्शन और सैंड
और ग्रेवल आदि में पाए जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ये जो प्राइमरी मिनरल्स के वेदरिंग से बनते हैं, ये मिनरल जो है सेकेंडरी मिनरल इस ये जो फाइन होते हैं आपके फ्रैक्शन में होते हैं। आप देख सकते हैं, अब जो प्राइमरी मिनरल्स का आप एग्जांपल याद रख लीजिए, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, मस्को वाइट हो गया, बायोटाइट हो गया, जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, ये सब हार्मब्लेड वगैरह जो है ये सब ओलिविन सब है। लेकिन सेकेंडरी मिनरल्स में आप लोग को याद रखना है हेमेटाइट, एग्जाम में बहुत पूछता है। गिप्साइट भी पूछता है कि इसमें से एग्जाम में दे दिया कि इसमें से कौन सेकेंडरी मिनरल है। तीन इसमें से दे दिए, क्वार्ट्ज दे दिया, मान लो मस्कोवाइट दे दिया, बायोटाइट दे दिया, और एक दे दिया आपका हेमेटाइट। तो हेमेटाइट क्या है, सेकेंडरी मिनरल है, आपको देखना है, याद रखना है कि ये सेकेंडरी द्वितीय द्वितीय खनिज है, याद रखना है आपको। कैल्साइट हो गया आपका, जिप्सम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सेकेंडरी है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंट टू विदरिंग, कौन सा चट्टान है या कौन सा मिनरल है जो कि आप रेजिस्टेंट है वेदरिंग के प्रति, कौन बहुत कम रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा उसका वेदरिंग होता है। तो एग्जाम में ये सबसे मोस्ट और सबसे लिस्ट पूछा जाता है। तो सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट है क्या है, क्वार्ट्ज। उसके बाद मस्कोवाइट आता है, फेल्डस्पार आता है, फिर बायोटाइट, ये सब आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट वेदरिंग के प्रति क्वार्ट्ज एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखें। और सबसे कम होता है कैल्साइट, इसको याद रखना है आपको दोनों को। तो एग्जाम में पूछता है सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट कौन सा है, क्वार्ट्ज। सबसे लिस्ट रेजिस्टेंट कौन सा है वेदरिंग के प्रति, तो कैल्साइट। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको इसको याद रखना है, क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ से। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखें, मोस्ट और लिस्ट कुछ याद रखें या ना रखें, वेदरिंग के प्रति जो मिनरल है आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन सा है। रेजिस्टेंट मतलब कि इसका वेदरिंग होता ही नहीं, मतलब इसका कटाव टूट फूट नहीं होता है ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा कैल्साइट का होता है, टूट फूट करके मिट्टियाँ बनती हैं, बहुत बहुत प्रकार से चट्टानें वगैरह होती हैं। आगे चलते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑन सिलिका कंटेंट देखते हैं, जो ये रॉक्स हैं और उसमें परसेंटेज सिलिका का और उसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब पूछता है जो रॉक्स एसिड रॉक्स में सिलिका कितना परसेंट है, तो एसिड रॉक्स में 65 से 70% सिलिका पाया जाता है। एसिड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि एसिड रॉक्स का एग्जाम्पल कौन सा है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, अबजिनेसिस है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। एग्जाम में आते हैं कि एसिड रॉक्स कौन है, इसमें एग्जाम्पल 4 दे दिया, इसमें पूछ लिया। और इंटरमीडिएट हैं रॉक्स कौन से हैं, तो वे इसमें जो सिलिका है 55 से 60% होता है, जो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, डायोराइट है, सबसे अधिक एग्जाम में पूछता है डायोराइट, एग्जाम में आप याद रखें इसको। नेक्स्ट जो रॉक्स हैं वो बेसिक रॉक्स हैं, इसमें जो सिलिका कंटेंट होता है 40 से 55% होता है। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, एक गैब्रो, या तो डायाबेस होता है, लेकिन बेसाल्ट और गैब्रो ज़्यादा पूछता है। और बेसाल्ट भी सबसे ज़्यादा इसमें पूछता है, ये भी आपको याद रखना है कि एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि बेसिक इसमें से एग्जाम्पल कौन है बेसिक रॉक्स का। तो आपको अगर याद होगा तो आप इसको आसानी से मारे, बी से बेसिक, बी से बेसाल्ट, इसमें याद रखें। एग्जाम में यही बेसाल्ट ही आता है, या तो ऊपर पूछेगा एसिड रॉक पूछेगा, तो ग्रेनाइट और सैंडस्टोन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं वही चीज़ है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं वेदरिंग, जो अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो वेदरिंग जो होता है पृथ्वी की क्रस्ट की जो सॉलिड रॉक्स का टूटना तथा सरल कंपाउंड में परिवर्तित होने को ही जियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। ये जियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या होता है कि ये आपका ये सॉलिड रॉक्स है, इसका ब्रेक डाउन हुआ, मतलब टूटा फूटा, फिर फिर वेदर्ड पार्टिकल हुए, अलग अलग हुए, फिर उससे सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। यही है वेदरिंग का प्रोसेस, आप देख सकते हैं इसको। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बेसिक बेसिक जो इग्निशियस रॉक्स है जनरली एसिड इग्निशियस रॉक से अधिक वेदरिंग होती है। इसमें ये बता रहा है कि जो बेसिक इग्निशियस रॉक्स है वो एसिड इग्निशियस रॉक से अधिक उसमें वेदरिंग होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। लाइमस्टोन और जो सैंडस्टोन से अधिक आसानी से वेदर हो जाता है, आप इसको भी याद रखें। जो मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, फिजिकल वेदरिंग उसको कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। केमिकल प्लस बायोलॉजिकल वेदरिंग जो चेंज होता है उसको, उससे क्या होता है सॉइल फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है।
तो हम लोग सबसे पहला वेदरिंग हम लोग देखेंगे कौन सा, फिजिकल वेदरिंग। इसको डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, आप भौतिक जो है जो अपक्षय कैसे होते हैं मृदा के चट्टानों के, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें जो है केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम में बहुत पूछता है फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है इसमें, मुख्य एजेंट इसके कौन कौन से हैं, तो इसके जो मुख्य एजेंट हैं, हीट एंड कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी। कोई भी चीज़ होता है, आप देखते हैं कभी भी आप देखिएंगे तो गर्म होगा कोई चीज़ तो क्या होता है कि कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग गर्म कर रहे हैं तो उसके जो आयतन में है उसका आयतन बढ़ता है। जब आयतन बढ़ता है उसका तो क्या होता है उसमें टूट फूट होती है, टूट फूट होती है, उसी से क्या होता है चट्टानों में टूट फूट होती है और क्या होता है उससे वेदरिंग होती है। और ठंडा कोई चीज़ होता है तो वो भी मतलब धीरे धीरे एकदम कंसोलिडेट होते होते वो भी टूटने लगता है। डिफरेंट मिनरल, डिफरेंट एक्सपेंशन, आपका कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है पीलिंग और फाल्किंग होता है, देख रहे हैं चट्टानों का टूटना हो रहा है। ज़्यादा अगर गर्मी हो गई और ज़्यादा ठंडी हो गई तो दोनों से चट्टानों का टूट फूट होता है, अब इसको याद रखें। या तो फ्रीजिंग एंड थाविंग हुई तो ये भी इससे भी होता है। वाटर फ्रीजिंग हो जाए होने पर वॉल्यूम जो लगभग 9% बढ़ जाता है, जिससे प्रेशर 150 145 से 150 केजी पर सेंटीमीटर लगता है, जिससे चट्टाने देख रहे हैं टूट रहा है। फ्रीजिंग से भी चट्टाने टूटते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ग्लेशियर के माध्यम से भी आइस का क्या है ग्रेडिंग पावर बहुत अधिक होता है, लगभग 1 केजी पर सेमी स्क्वायर होता है, प्रति 1 मीटर आइस की थिकनेस होती है, आप देख सकते हैं। तो आपको कुछ याद रखना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन से आते हैं, हीट एंड कोल्ड आता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग आता है, ग्लेशियर आता है और स्ट्रीम आता है, वेव्स आते हैं। आपको एग्जाम में यही पूछेगा, एग्जाम में दे देगा इसमें से कौन सा फिजिकल वेदरिंग के एग्जाम्पल हैं, कैसे होता है, तो उसमें आपको केमिकल का दे देगा, आपका बायोलॉजिकल का दे देगा और एक इसका दे देगा। तो आपको बस हेडिंग याद रखनी है, एग्जाम में आपके हेडिंग ही आएंगे। आगे चलते हम लोग दूसरा देखते हैं केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। इसके बारे में देखते हैं जो केमिकल वेदरिंग में मुख्यतः क्या होता है। प्रोसेस तो वही होता है जो फ्रेश रॉक्स होता है, फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, फिर वेदर मटेरियल में होता है, फिर इसके बाद वो सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है तो प्रोसेस वही। लेकिन इसका हम लोग इसके डिटेल में देखते हैं। मिनरल्स का इसमें क्या होता है, डिस अपीयरेंस हो जाता है, मतलब जो मिनरल्स होते हैं इसमें गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इसमें क्या होता है सेकेंडरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। केमिकल वेदरिंग जो है मिनिमम कहाँ पे होता है, डिजर्ट में बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ वाटर नहीं होता। जो वाटर जहाँ नहीं होता वहाँ केमिकल जो है रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही कम होती है, तो इसलिए वहाँ पे जो केमिकल वेदरिंग डिजर्ट में बहुत कम होती है। या आपका आर्कटिक और अल्पाइन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है वहाँ पर भी, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, पानी की जहाँ कमी होगी वहाँ पर भी जो है केमिकल वेदरिंग बहुत कम होगी, आप देख सकते हैं। आगे चलते हम लोग देखते हैं केमिकल वेदरिंग के प्रमुख जो प्रोसेस हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं इसको देखते हैं। एक होता है सोल्यूशन होता है, इसमें क्या है जो सोल्यूशन आपका आपका फिर है कार्बोनेशन, फिर तीसरा आपका है ऑक्सीडेशन और आपका चौथा है रिडक्शन, हाइड्रेशन और डिपोजिशन और हाइड्रोलिसिस। ये सब से के द्वारा क्या होता है आपका केमिकल वेदरिंग होता है। आप हेडिंग भी याद रख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड रॉक्स के जो है मिनरल्स को डिजोल्व करने में सहायता करता है। आगे चलते हम लोग देखते हैं जो कार्बोनेशन है, कार्बोनेशन में क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट और H2CO3, तो देख सकते हैं आप। इसमें क्या होता है सलूबल जो है बाइकार्बोनेट बन जाता है, नीचे लीच हो जाता है, बाद में कैल्शियम कार्बोनेट पुनः क्या होता है प्रिसिपिटेटेड होने होकर लाइम के नोड्यूल्स बनता है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इस नोड्यूल को ही हम लोग कंकड़ या खादर कहते हैं। एग्जाम में आप देख सकते हैं खादर और बांगर पढ़े होंगे, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। जो रेड सॉइल में लगभग ये क्या होता है 30 से 70 सेमी के अंदर मिलते हैं, और ब्लैक सॉइल में जो है लगभग 90 से 125 सेंटी डेप्थ में पाए जाते हैं, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन देखते हैं, मुख्यतः जो है आयरन जो है को प्रभावित करता है।
आयरन मिनरल जो है ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, हाइड्रेट होकर फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे आयरन पायराइट और मैक्रेसाइट ऑक्सीडेशन से जो है हाइड्रेट होकर फेरिक ऑक्साइड और क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका रिडक्शन, मुख्यतः जो है एनारोबिक कंडीशन में होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो वाटर लॉक्ड जो है इसमें एनारोबिक कंडीशन में एनारोबिक होता है। रिडक्शन का संबंध ऑक्सीजन की कमी इसमें हो जाती है, आप इसको देख सकते हैं। एक होता है हाइड्रेशन, मुख्यतः ह्यूमिड रीजन में होता है ये। इसमें हेमेटाइट रेड और जो लिमोनाइट येलो कलर का होता है। जो हाइड्रेशन से जो मिनरल का वैल्यूम बढ़ता है, जिससे क्या होता है, चट्टानों का जो है टूट-फूट होता है। डिपोजिशन देखते हैं, मुख्यतः जो बेल्ट ऑफ सीमेंटेशन में आयरन और एल्युमिनियम को क्या हो, कोलाइडल इलेक्ट्रोलिटिक के संपर्क में आने पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसे बेल्ट्स ऑफ सीमेंटेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं एक बेल्ट बन जाता है अंदर भूमि के, आप भी देख सकते हैं। हाइड्रोलिसिस सबसे महत्वपूर्ण है। वाटर आयनिक होता है इसमें, H2 को क्या होता है, वो दोनों हाइड्रोजन और OH में ये टूट जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें फेल्डस्पार के वेदरिंग में हाइड्रोलिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, आप देख सकते हैं। इस बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। फेल्डस्पार जो है क्ले मिनरल फॉर्मेशन में हाइड्रोलिसिस का महत्वपूर्ण प्रोसेस करता है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, जो सबसे महत्वपूर्ण है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाते हैं, इसको भी आप देखें। जो बायोलॉजिकल जो एजेंट हैं, एजेंसीज उसको बोलते हैं, एजेंट को द्वारा होने वाला जो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होता है, हम देख सकते हैं कि एक चट्टान है, चट्टान पे आप देख सकते हैं आपका ये जो है उसको बोलते हैं अब हम मोसेस या लाइकेन भी बोल सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, चट्टान को कमज़ोर किया जाता है केमिकल प्रोसेस से, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस से, या उसमें पौधे वगैरह जम जाते हैं, वो भी क्या है, चट्टान को तोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, चट्टान जो है वो धीरे-धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, आप देख सकते हैं, वेदरिंग हो जाता है, आप इसको भी देख सकते हैं। जोफी एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा इसका दिया गया है डेफिनेशन। बायोलॉजिकल वेदरिंग एसेंशियल फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग बाय बायोलॉजिकल एजेंसीज के द्वारा, एजेंट के द्वारा होता है, आप देख सकते हैं। जो बायोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से हैं, आप इसको देखते हैं। मोसेस आप देख सकते हैं, काई लाइकेन आप देख सकते हैं, प्लांट रूट्स के द्वारा होता है, अर्थवार्म के द्वारा, केचुआ के द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बैक्टीरिया फंगस के द्वारा भी होता है। जो प्लांट रूट्स जो होते हैं, रॉक्स की क्रैक्स को विडन करते हैं और CO2 को का प्रोडक्शन में योगदान देते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो इसके रूट्स हैं रॉक्स के अंदर चले जाते हैं, और इससे भी क्या हो, चट्टानें टूट-फूट करके वेदरिंग होता है इनका। अर्थवार्म कैसे करता है, आप देख सकते हैं। सॉइल में जो है बरो बनाते हैं, अंदर होल बनाते हैं, होल बना के क्या करते हैं, सॉइल को मिक्स और इन्वर्ट करते हैं, उसको मिलाते उलाते हैं, ऐसे करते रहते हैं, इधर ऊपर नीचे करते रहते हैं। इससे भी क्या होता है, वेदरिंग होता है। ये आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग में आते हैं। बरो बनाकर सॉइल को ढीला करते हैं, फिर सॉइल को मिक्स एंड इन्वर्ट करके एरेशन को बढ़ाते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को सुधारते हैं और फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे नोट करते हैं हम लोग को, बायोलॉजिकल वेदरिंग में जो है फिजिकल, मैकेनिकल तथा केमिकल दोनों प्रकार का परिवर्तन बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा किए जाते हैं, आप इसको याद रखें। आगे चलते हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मिनरल प्रोफाइल, मुख्यतः सॉइल में वाटर मूवमेंट के कारण जो ये होता है, आपका जो डेवलपमेंट ऑफ मिनरल प्रोफाइल होता है, ये आपका मुख्यतः वाटर के सॉइल में वाटर मूवमेंट के कारण होता है, आप देख सकते हैं। एक होता है ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें लीचिंग अधिक होती है, जो मिट्टी और मिनरल्स की जो है लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है। लीचिंग का मतलब नीचे की ओर मिनरल्स वगैरह चले जाते हैं। कुछ जो होता है कंस्टिट्यूएंट लोअर होरिजन में डिपॉजिट हो जाते हैं, कुछ डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पर, और कुछ लीच करके नीचे चले जाते हैं। कुछ ड्रेनेज से कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं, ड्रेनेज होकर कुछ कंप्लीटली बाहर चले जाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सॉइल है और इसकी होरिजन है, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और आर रिगोलित, आर होरिजन, आप देख सकते हैं। आगे चलते हम लोग देखते हैं एरिड कंडीशन में, हम लोग देखते हैं क्या होता है, मटेरियल विभिन्न डेप्थ में
पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अलग-अलग मटेरियल जो होते हैं, अलग-अलग डेप्थ में क्या होता है डिपॉजिट हो जाते हैं। ये एरिड कंडीशन में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल हेदरिंग बहुत ही कम होता है। आगे हम लोग देखते हैं इम्परवियस सबसॉइल में हम लोग देखते हैं वाटर वर्टिकली आगे नहीं करता है, जो वाटर है वर्टिकली नीचे नहीं जाता है, वो क्या करता है हॉरिजेंटली फ्लो होता है। ये भी आप देख सकते हैं, इसको लेटरली मूव कहते हैं। आप देख सकते हैं जो वाटर है लेटरली मूव करने लगता है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है आपका केमिकल कंपोजिशन आप अर्थ क्रस्ट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टीजीटी पीजीटी और केन सुपरवाइजर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आप देख सकते हैं कि क्या है अर्थ क्रस्ट में आपके सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपका 49.2% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड नंबर पे है सिलिकॉन, वो 25.67%। थर्ड नंबर पे आपका एल्युमिनियम है जो कि 7.5% है। जो फोर्थ नंबर पे आपका आयरन है 4 पॉइंट आपका 7 है। तो आप इससे याद रखेंगे कि फोर्थ नंबर पे कौन सा है, आयरन है और 4% ही है लगभग, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कैल्शियम 3.39% है, इसको भी आप देख सकते हैं। और आपको मैग्नीशियम है 1.93%। तो फ्रेंड्स आप सभी का ये जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स और रॉक्स टाइप्स ऑफ रॉक्स वगैरह सब एक ही लेक्चर में मैं समाप्त कर दिया हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और थोड़ा सा मेरे चैनल को आप सभी थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोग नए हैं, डेढ़ डेढ़ महीने हुए हैं क्लास स्टार्ट किए। तो आप लोग को हैंड रिटन नोट्स लेना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पे चले जाएं, वहाँ से इनरोल करके आप इसके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज वगैरह से हैं, जिनको कम बुक्स जिनके लिए अवेलेबल है मार्केट में हिंदी में और पूरा कंटेंट नहीं है और थोड़ा समझ में कम आता है, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ जितना अधिक से अधिक हमसे हो सकता है जैसे इजी भाषा में समझा सकूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से सफलता को प्राप्त करें। केन सुपरवाइजर की तैयारी करें, आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है उसका, नवंबर में शायद 29 नवंबर को है। तो आप सब तैयारी करें अच्छे से और अच्छे से एग्ज़ाम दें, सफलता ज़रूर मिलेगी। होपलेस नहीं होते हैं, पेपर अगर ख़राब किसी का चला गया होगा एजीटीए का तो होपलेस नहीं होते हैं। अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से अपना जो है स्टेटस समाज में बनाएँ, क्योंकि जब तक बेरोज़गार रहते हैं तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। आप सबको बता दूँ दोस्तों कि जब जॉब नहीं लगती है, आप कहीं भी से भी पढ़िए, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़िए, कहीं से भी आप स्टडी करिए, आपको ताना सुनने को मिलता ही मिलता है। बहुत ही मतलब क्या ही बताएँ, बहुत ही खराब लगता है। इवन कि मतलब क्या ही बताएँ, इसलिए आप सभी मेहनत करिए और जॉब पाइए, क्योंकि आपके माता-पिता भी राह देख रहे हैं कि अब मेरा बच्चा कब जॉब पाएगा, कब उनका भी मतलब जो सीना है गर्व से, छाती जो उनका है ऊँचा हो जाए आपके पिताजी का। तो आप लोग अच्छे तैयारी करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।